हम क्लास में डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ हमने काइनेमेटिक्स भी डिस्कस करना शुरू किया। जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं जो डिफरेंशिएशन है वो एक नई चीज़ है आपके लिए, तो उसको हमें थोड़ा स्लो ही चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो पूरी क्लास अगर हम मैथ्स के उस पार्ट को डिस्कस करेंगे तो थोड़ा आपके लिए हैवी होगा। सो अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि कुछ पार्ट मैथ्स करते हैं, साइमल्टेनियसली कुछ हम फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अभी मेरे एंड से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो चल ही रहा है। तो आप उसके लिए मैं डेली आपको हर क्लास का तो एक असाइनमेंट देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन में जो बात समझनी है वो ये कि अगर y जो फंक्शन ऑफ x है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये और मल्टीप्लाइड कुछ x टू द पावर 4 टू द पावर 3 कुछ भी, मतलब मेरा केस जो डिस्कस करने का एम है वो ये है कि y मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टर्म्स है। हमने क्या सीखा है कि अगर y एडिशन ऑफ टर्म्स हो या उसमें कहीं सब्ट्रैक्शन भी हो तो ईच टर्म को हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट ये समझना है कि जब वो एज प्रोडक्ट दिया होता है तो वो एक तो वे ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप करके एक पूरा सिंगल एक्सप्रेशन बना सकते हो। बट समटाइम्स ये मल्टीप्लिकेशन फिजिबल नहीं होती, तो इसको एज इट इज रखते हुए भी हमारे पास एक रूल दिया गया है डिफरेंशिएशन में, विच इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। यानी जब भी आपके पास y, इसमें मैं लिख सकता हूं कि ये y1 इंटू y2 है, वेयर y1 is x and y2 is x to the power 4 plus x to the power 3. y is expressed as product of the two terms. उनका नाम रख दिया मैंने y1 y2। नाउ y1 अपने आप में x का एक फंक्शन है और y2 अपने आप में x का एक फंक्शन है। यानी हम यहां अलग से dy1 by dx, तो जो टेक्निक है हमारे पास, इट इज 2x प्लस 3, x का क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही y2, तो dy2 बाय dx, तो ये क्या है 4x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 2। अब जब भी आपके पास y प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, ऐसा मैंने शो किया, तो प्रोडक्ट रूल ये है कि आप dy बाय dx ऐसे केस में फर्स्ट फंक्शन y1 एज इट इज रहेगा, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई होगा dy2 बाय dx प्लस, अब y2 एज इट इज रहेगा तो dy1 बाय dx और ये y2। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी इन टर्म्स का जो प्रोडक्ट है इसका dy बाय dx, ये एक रूल है नोन एज प्रोडक्ट रूल। अब dy2 बाय dx क्या है वो अलग से बना हुआ है, dy1 बाय dx क्या है वो अलग से बना हुआ है। यानी आप नेक्स्ट स्टेप में dy बाय dx जब लिखेंगे तो ये होगा y1 इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 3x और dy2 बाय dx इज 4x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस dy1 बाय dx इज 2x प्लस 3 इंटू y2 है x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3। अब ये इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, वो एक मैथ्स की बात है, बट ये हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया। जो हमें केस दिया था जिसका dy बाय dx हमें फाइंड आउट करना था, वो आपके पास ये रिजल्ट है। दिस इज नोन एज
प्रोडक्ट रूल। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि ये टर्म्स जैसे मैंने यहां दिया हुआ है, यहीं पर जैसे इसकी पावर कुछ 3 दे दिया जाए, इसकी पावर 4 दे दिया जाए, तो फर्दर जो हमने सीखा था कि इसको z मान लेना, यानी अब ये y1 कंप्लीट ये है। अब इसका dy1/dx करना है, तो जैसे हम इसको z मान लेते थे और y1 हो जाएगा z⁻3, dy1/dz सॉल्व हो जाएगा, z फंक्शन ऑफ x है, dz/dx सॉल्व हो जाएगा। और फिर मैं आपको एक केस करके देख लेते हैं कि लेट z इज x² + 3x। तो यहां से y1 आता है z⁻3 और dy1/dz क्या बनेगा, 3z²। अब यहां z पुट कर दे, क्या है ये, x² + 3x², और यहां से dz/dx सॉल्व होगा 2x + 3। तो dy1/dx क्या होगा, dy1/dz मल्टीप्लाइड बाय dz/dx, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये बनेगा 3 × x² + 3x एंड मल्टीप्लाइड बाय 2x + 3। तो इस तरह से dy1/dx सॉल्व हो गया। ऐसे ही इसको अलग से लिखें y2 और dy2/dx सॉल्व करेंगे, और फिर फाइनली ये प्रोडक्ट रूल में y1 पुट होगा साथ में dy2/dx जो आपने सॉल्व किया होगा। ऐसे ही यहाँ ये रूल अपनी जगह है, आप dy1/dx कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो अलग से एक बात हो रही है, dy2/dx कैसे करना है वो अलग बात है। हमने अलग अलग ये चीज कैसे करनी है ये ऑलरेडी सीखी हुई है। तो अभी खाली एक नई चीज में ऐड क्या हुई कि अगर ये टर्म्स प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं तो ये रूल ये है। अब यहां इस रूल में जहां dy1/dx आ गया तो y1 अपने आप में एक टर्म है, तो वो हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स किए। ऐसे ही y2 अपने आप में एक अलग टर्म है, उसका dy2/dx अलग से आ जाएगा, और वहां से वो सॉल्व करके फाइनली इस प्रोडक्ट रूल में वो पुट होंगे और ये आपके पास आंसर होगा। क्लियर, दिस इज प्रोडक्ट रूल। ऐसे ही नेक्स्ट एक केस समझें कि अगर कोई y जो कि फंक्शन ऑफ x है, वो इस तरह से दो टर्म्स का डिवीजन है लाइक दिस, और हमें dy/dx ढूंढना है। तो प्लस माइनस टर्म्स होती हैं तो क्या करना वो हमें आता है। आज नई चीज क्या सीखी, प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लिखेंगे। ऐसे ही अब नेक्स्ट समझना है कि अगर वो डिवीजन की फॉर्म में है तो क्या करना। तो इसके लिए भी आप इसको ऐसा ही लिख सकते हैं कि ये कुछ y1/y2 है, जिसमें y1 3x² + 2x है और y2 2x + 3 है। तो यहां इस रूल को बोलते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल ये है कि अगर y इस तरह से, जैसे मैंने लिखा है y1 y2, बट जनरली इसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ये न्यूमरेटर में फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या है, ये डिनोमिनेटर में है। याद करना आसान होगा, न्यूमरेटर का फंक्शन और डिनोमिनेटर का फंक्शन। तो कोशेंट रूल ये है कि अगर y ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा टर्म्स है और दोनों ही x के फंक्शन होने चाहिए। देखो अगर डिनोमिनेटर फंक्शन ऑफ x नहीं है तो वो डिनोमिनेटर एक कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा। ये हम उसी केस की बात कर रहे हैं जहां न्यूमरेटर भी x का फंक्शन होना है और डिनोमिनेटर भी x का फंक्शन होना है। तो जब भी y ऐसी दो टर्म्स
कि डिवीजन की फॉर्म में है, तो क्वोशिएंट रूल ये है कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय, यानी एज इट इज डिनोमिनेटर जो है लिख देना एज इट इज, डी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डी बाय dx ऑफ न्यूमरेटर या dn बाय dx एक ही बात होती है वो, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। देखो वैसे तो ये जो डिवीजन में है, इसी टर्म को 2x प्लस 3 टू दी पावर -1 करें तो प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट भी लग सकता है। लेकिन ये जो रूल बना है ये प्रोडक्ट रूल से ही बना है। डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया पावर -1 करके, और फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है। तो डायरेक्ट इसी को याद रखना थोड़ा जल्दी होता है केस। अदरवाइज अगर हमें क्वोशिएंट रूल नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट को आप प्रोडक्ट में ले सकते हैं पावर -1 करके, और फिर आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है। ये डायरेक्ट आप ये करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो ये याद करना है। एक बार हो सकता है जल्दी से ये हम भूल जाएं, बट जब भी भूलते हैं तो फिर वापस आप नोट्स देखिए और फिर उसको रिवाइज करिए, पर धीरे धीरे ये फॉर्मूला भी याद हो जाता है। प्रोडक्ट रूल बहुत सिंपल है, 1 और 2 का प्रोडक्ट है, तो 1 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 2 प्लस 2 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1, बट डिवीजन में डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब जैसे हमारे पास न्यूमरेटर है y1, डिनोमिनेटर है y2, तो यहां ये y1 y2 लिखे हुए अलग अलग, dy1 बाय dx लिखें तो ये बन जाएगा 6x प्लस 2, और dy2 बाय dx लिखें तो ये बनेगा 2। तो यहां से dy, क्वोशिएंट रूल डायरेक्ट लगाएं, dy बाय dx डिनोमिनेटर इज व्हाट 2x प्लस 3 into differentiation of numerator, what is that 6x plus 2 minus numerator 3x square plus 2x multiplied by differentiation of denominator, यहां multiply होगा 2x plus 3, sorry 2, only 2, this is न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और ये y2 का डिफरेंशिएशन क्या है 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, यानी 2x प्लस 3 स्क्वायर, यानी ये आपके पास 2x प्लस 3 6x प्लस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 3x स्क्वायर plus 2x whole divided by 2x plus 3 square। देखो अलग अलग टर्म हमने डिफरेंशिएट करनी सीख ली है, तो वो सब वैसे का वैसे ही चलना है, खाली इनको लेते हुए ये डायरेक्ट आपके पास क्वोशिएंट रूल में वैल्यूज पुट हो जाने हैं, और फर्दर उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सो प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, ये दो चीजें हमने नई आज सीखी हैं, और मैंने एग्जांपल्स दो किए। अभी आपको इसके लिए भी एक असाइनमेंट मिलेगा और आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। हर असाइनमेंट जो मैं आपको दे रहा हूं उसका साथ में सॉल्यूशन भी लोड होता है, तो आप ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद फिर आप सॉल्यूशन देखें। एक बात बहुत जरूरी है, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे ये सब आएगा नहीं। सॉल्यूशन साथ में लोड हो रहे हैं, बट जल्दी से सॉल्यूशन नहीं देखना, आप पहले अपनी तरफ से पूरा उस पर दिमाग लगाओ, जहां कंफ्यूज होते हो वापस लेक्चर पे जाओ, वापस उसको लेक्चर को सुनो, लेक्चर को समझो और उसको ट्राई करो। जल्दी से सॉल्यूशन नहीं देखना, क्योंकि सॉल्यूशन देख लेंगे तो फिर खुद से आता ही नहीं है।
हमें सॉल्यूशन लोड करना है, क्योंकि अभी ऑनलाइन सब हो रहा है तो वैसा पॉसिबल नहीं है कि, नहीं तो हम ये सब प्रैक्टिस क्लास में कराते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया, फिर एक टाइम दिया और फिर उसके बाद डिस्कस किया। तो अभी ऑनलाइन है तो वैसा सिस्टम पॉसिबल नहीं है, तो सॉल्यूशन देना पड़ रहा है। लेकिन आप सॉल्यूशन को अपना पूरा एफर्ट करके उसके बाद देखें और फिर समझें कि कहाँ वो पॉइंट है जहां आप कंफ्यूज हो रहे थे। पर्पस ऑफ असाइनमेंट वही है, तो फिर आप जो है क्विकली करने लगेंगे और फिर फिजिक्स में सब अच्छे से अप्लाई हो पाएगा। तो डिफरेंशिएशन में इतना ही करना है आज। ये आपने नई चीज सीखी है, इसकी प्रैक्टिस करें, फिर इसके नेक्स्ट आगे बात करेंगे। अब वापस आते हैं अपनी फिजिक्स पर, जहां हमने लास्ट टाइम कहीं जनरल सी कुछ डेफिनेशन समझी थी कि हम किसी भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टडी करते हैं, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म समझी थी, और उनकी हेल्प से फर्दर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऐसी दो टर्म समझी थी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये जो टर्म्स हैं, इन पर ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी s अपॉन t, और एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर, और ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सिंपल इसको यूज करते हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते रहते हैं। एक दो एग्जांपल्स इस पर आप नोट करें, और इसके लिए भी असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है साथ में, वो असाइनमेंट आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो लिखें एग्जांपल एक, ए पार्टिकल मूव्स along the sides of regular hexagon. A particle move along the sides of a regular hexagon of side A, from A to F, from A to F as shown, with a constant speed v, find its average velocity, in going from A to F. Find its average velocity in going from A to F. तो इस हेक्सागन की साइड A है, और पॉइंट A से चल करके F तक आना, ये A B C D E F फिगर के साथ क्वेश्चन है, और गिवन फिगर में ये सब वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागन हैं। तो अगर एक पार्टिकल इस हेक्सागन की साइड्स के अलोंग मूव होता है, तो जो पाथ ट्रेवल करता है, लेंथ ऑफ पाथ, वो तो है 5a। ये साइड ऑफ हेक्सागन a बोला, तो पाथ क्या ट्रेवल होता है a, बट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है a। तो आपके पास क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो v एवरेज इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इस तरह से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ही यहां बताना है, कोई डायरेक्शन तो पूछा नहीं है। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ a है,
क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट सेपरेशन कितना है, a, बट व्हाट इज द टाइम टेकन। ना क्वेश्चन सेज कि ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल हो रहा है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आपके पास वो स्पीड v और पाथ s बाय t होना है। जब स्पीड चेंज नहीं होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते समय, तो एवरेज स्पीड वही आएगी जो v की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल एक कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 60 से चलती रहती है, उसकी स्पीड चेंज होती नहीं है, तो फिर जितने मर्जी टाइम में आप एवरेज स्पीड बनाओगे तो वो 60 रहेगी। तो ये स्पीड कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड वही v है उस पूरे पाथ के लिए। और पाथ क्या है, पाथ है 5a। तो यहां से a टू f आने का जो टाइम है वो सॉल्व होता है 5a अपॉन v। a से f तक का टाइम सॉल्व होता है 5a अपॉन v। और हमसे पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी, तो यहां एक t पुट करेंगे, v एवरेज, तो ये a अपॉन t एंड t इज 5a अपॉन v, तो v ऊपर आ जाएगा, तो आंसर आएगा v अपॉन 5। एवरेज वेलोसिटी इज v बाय 5। एवरेज स्पीड एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन ही है, कितनी है, v। तो एवरेज स्पीड गिवन है इसलिए वो पूछा नहीं है, पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट नोट करें क्वेश्चन। ए पार्टिकल moves along a circular path of radius r. A particle moves along a circular path of radius r with constant speed v. With constant speed v. Find its average velocity. Find its average velocity in going from point A to point B, point A to point B, where A and B are two diametrically opposite points. Where A and B are two diametrically opposite points. तो ये एक सर्कल ऑफ रेडियस r, इसमें A और B ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, ये सेंटर ऑफ सर्कल। तो A से चल करके B तक आना, तो सर्कल का रेडियस r है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमने ऐसा एग्जांपल ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा था हमने। तो अभी भी A और B डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, तो A से B तक का जो पाथ ट्रेवल्ड है वो तो है पाई r, और यहां से क्योंकि स्पीड क्या दी है, कांस्टेंट, तो वो v क्या है, एवरेज स्पीड v है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पाई r अपॉन t। तो यहां से जो टाइम टेकन है इन गोइंग फ्रॉम A टू B वो सॉल्व होता है पाई r अपॉन v। और एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन t। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, व्हाट इज दैट, 2r। तो यहां से 2r upon this t, and this is pi r
by v. So answer is 2v upon pi. एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 2v अपॉन पाई. सो लाइक दैट आपको कोई भी केस दिया जाए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टर्म्स, सिंपल टर्म्स है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी. हमने इस तरह के केसेस 9th क्लास में भी किए हुए हैं. ये कोई बहुत एडवांस चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है. बट हम पूरी फिजिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स फिजिक्स में ऐसे हैं, सही में पूछो तो 9th 10th का एक्सटेंशन ही 11th 12th है. लेकिन हम 11th में जो भी टॉपिक करेंगे उसको हम बिल्कुल 9th से, जहाँ से वो स्टार्ट होता है वहीं से पिक करके चलेंगे, क्योंकि कहीं भी कोई अगर कमी है तो वो क्लियर हो जाए, नहीं तो आगे एडवांस चीज़ें पढ़ते हैं तो मुश्किल होती है. अब नेक्स्ट इसमें इसी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की बाद में फर्दर एक पॉइंट ऐड करना है. जैसे यहाँ अभी हम एग्जांपल कर रहे हैं तो कभी वो सर्कल में मूव कर रहा है, कभी वो हेक्सागन के अलॉन्ग है, यानी वो स्पेस में कहीं भी 2 पॉइंट हमने ले लिए, इनिशियल फाइनल. ना अगर हम अपने केस ऑफ स्टडी को रिस्ट्रिक्ट करें कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल इस तरह से मूविंग है कि उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंजिंग है, यानी जैसे x एज्यूम कर लें, कोई भी एक, मैं x मान रहा हूं कि खाली x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, yz चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये एक ऐसा केस होगा जिसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो x एक्सिस के ही अलोंग चलेगा या x एक्सिस के पैरेलल चलेगा, यानी उसका खाली x कोऑर्डिनेट चेंजिंग हो गया. ऐसा अगर केस दिया गया तो ये केस क्या होना है, ये स्ट्रेट लाइन केस होना है. तो स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए, कोई कर्व्ड पाथ तो है नहीं, तो स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए अनलेस अंटिल कोई रिवर्स होता है, अगर रिवर्स नहीं होता है, उसी डायरेक्शन में चलता रहता है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही आएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ पाथ भी वही है, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. तो मैं एक केस पे बात को लेकर आ रहा हूं कि जब हमारे पास 1 डायमेंशनल मोशन का केस दिया हुआ है, यानी ओनली x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. अब यहां ऐसे एक बात और समझें कि जब भी कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट चेंजिंग है, तो हमेशा कोऑर्डिनेट किसी मूवमेंट पर क्या पोजीशन है. जैसे कोई कार रोड पे चल रही है तो हम इन जनरल एक वॉच यूज करते हैं टू ऑब्जर्व दी चेंज ऑफ पोजीशन. तो वॉच में तो टाइम इन जनरल चलता रहता है, कोई ना कोई एक हमने, जैसे अभी 2 o'clock है, 3 o'clock है, 4 o'clock है, लाइक दैट एक वे है बात करने का. बट जब कोई इंटरवल लेना है, जैसे बहुत कॉमन आप कोई एथलेटिक कंपटीशन देखते हैं जहां कोई रेस हो रही है, तो एक स्टॉप वॉच यूज हो रही है कि एक एथलीट ने जब रन करना स्टार्ट किया तो उस मोमेंट पे स्टॉप वॉच ऑन हो गई, और जब उसने फिनिश किया एंड देन आप ये बता सकते हैं कि इसने कितने टाइम में ये रेस कंप्लीट की. तो स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम. तो द मोमेंट स्टॉप वॉच ऑन होती है, यानी दैट इज द मोमेंट व्हेन यू हैव स्टार्टेड द ऑब्जर्वेशन. तो हम उसको फिजिक्स में कैसा बोलते हैं कि हम इस केस में एक इंस्टेंट मान रहे हैं विच इज द बिगिनिंग, एंड वी से इट इज t इक्वल टू 0. टाइम को डिनोट किया t से, तो t इज द मोमेंट, t इज द इंस्टेंट. और जैसे इस क्लॉक में नॉर्मल जो क्लॉक यूज हो रही है उसमें इंस्टेंट क्या है, जैसे अभी इस समय सपोज 2 o'clock टाइम है, तो दिस इज द मोमेंट व्हेन दिस क्लॉक रीड्स 2. तो कुछ टाइम के बाद ये कुछ रीड कर रही है 2:10, तो आप बोलेंगे कि 10 minutes have passed. Like that you use a stopwatch, and in the beginning we say it is t equal to 0. Now at any t, यानी उस 0 के बाद if I say कि t equal to 3 seconds, का मतलब होगा कि जिस मोमेंट को हमने बिगिनिंग माना है तब से अब तक 3 सेकेंड पास हो चुके हैं, यानी हमारे पास टाइम इंटरवल इज 3 seconds. तो इस तरह से कोई स्टॉप वॉच की हेल्प से हम, एक ऑब्जेक्ट मूविंग है और स्टॉप वॉच हम चेक कर रहे हैं कि t0 पर इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट था x इक्वल टू 5, और 1 सेकेंड पास हो गया
तो ये 7 पे आ गया, 2 सेकंड पास हो गया तो 9 पे आ गया। तो हर इंस्टेंट पर पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स इज चेंजिंग। तो हाउ दैट एक्स इज चेंजिंग विद टाइम, अब आप बेसिक बात समझें जो हमने इनिशियली मैथ्स में पढ़ी थी कि एक्स एक वेरिएबल है, एक्स एक क्वांटिटी है जो कि टी पे डिपेंडेंट है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी, तो वो आपको बताएगा कि हाउ एक्स इज चेंजिंग विद टाइम। यानी हर वन डायमेंशनल मोशन में जहां एक्स कोऑर्डिनेट चेंजिंग विद टाइम होगा वहां कोई ना कोई पोजीशन टाइम रिलेशनशिप जरूर होगा। तो वन डायमेंशनल मोशन में, इन वन डायमेंशनल मोशन में वो मोशन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोई भी हो सकती है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लेट इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, इंप्लाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट, इन जनरल हम उसको पोजीशन ही बोल देते हैं, पोजीशन एक्स, इसका मतलब है पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स इज चेंजिंग विद टाइम। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो पोजीशन कोऑर्डिनेट हो सकता है वाई मान लिया जाए, हो सकता है वो जेड मान लिया जाए। तो जो भी वो कोऑर्डिनेट है दैट कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद टाइम। और कोई पोजीशन टाइम रिलेशन, सम पोजीशन टाइम रिलेशन इज देयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से कि पोजीशन डिपेंड्स ऑन टाइम, पोजीशन चेंजेस विद टाइम फॉलोइंग दिस रिलेशन। जैसे बहुत सिंपल है केस, 3t+2, तो टाइम 0 से स्टार्ट होना है। ये समझे आप बात, टाइम हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा जिस भी मूवमेंट पर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे उसके आगे की ही बात कर सकते हैं, उसके पहले क्या हुआ उसकी बात नहीं कर सकते। तो हम हमेशा t 0 ऑनवर्ड्स पॉजिटिव ही लेते हैं। तो t 0 पुट करें, ये उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम रिलेशन है। ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि t0 पर, यानी इन द बिगिनिंग, जब हमने स्टॉप वॉच ऑन किया, हमें नहीं पता है वो ऑब्जेक्ट कब से मूविंग है, हमें वो नहीं पता है, बट हमने जिस मोमेंट पे अपने स्टॉप वॉच को ऑन किया तो t0 पुट करिए। t0 पुट करते हैं तो x आता है 2, एट t इक्वल टू 0 x इज 2, विच मीन्स इस ऑब्जेक्ट का बिगिनिंग पोजीशन कोऑर्डिनेट 2 है। उसके बाद किसी भी मूवमेंट पर आप 1 सेकेंड पूछें, आप 2 सेकेंड पूछें, आप 3 सेकेंड पूछें, जो भी इंस्टेंट है आपने वो t बस पुट करना है। t को 1 पुट करें तो x आता है 5, t को 2 पुट करें तो x आता है 8। तो किसी भी t पर उसका x डिफाइन होता है। यानी जब भी पोजीशन x चेंजिंग होगा विद टाइम, जब भी वन डायमेंशनल मोशन का केस होगा, तो आपके पास पोजीशन टाइम रिलेशनशिप होगा, वो xt है, yt है, zt है, कुछ भी हो। तो इस केस में बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड तो वही है। तो समटाइम्स हमें xt रिलेशन दे करके और फिर किसी इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी पूछा जाता है। तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन वन डायमेंशनल मोशन, अगर t1 ये इंस्टेंट है, एट t1 पोजीशन इज x1, या इसको ऐसा बोल देते हैं कि एट इनिशियल, t इनिशियल, जो भी आपने स्टार्ट किया वो इनिशियल, वो कोई भी मूवमेंट हो सकता है। तो पोजीशन इज x इनिशियल, एंड एट t फाइनल पोजीशन इज x फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है वो x फाइनल माइनस x इनिशियल ही होगा। और स्ट्रेट लाइन में जैसे अगर आप x एक्सिस मानते हो तो उसमें तो दो ही डायरेक्शंस हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और एक नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस।
यानी आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की इस इक्वेशन में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अगर नेट आपके पास साइन आता है प्लस, उसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और अगर ये वैल्यूज पुट करके ये आता है माइनस, तो उसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो एक स्ट्रेट लाइन में जैसे हमने एग्जांपल्स किए थे वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेकर के, तो यहां से कुछ नहीं है, ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में वी हैव टू डायरेक्शंस ओनली, वन पॉजिटिव एक्स, अदर इज नेगेटिव एक्स। अब किसको पॉजिटिव बोला नेगेटिव बोला वो आपकी चॉइस, लेकिन एक डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी और एक डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, और वो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप आपके पास यहां से आ जाएगा। और जो भी टाइम टेकन है t, वो क्या है, t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो क्योंकि s बाय टी क्या है, s बाय टी है एवरेज वेलोसिटी, तो यहां से समझें कि जब भी आपके पास वन डायमेंशनल मोशन का केस दिया होगा तो एवरेज वेलोसिटी ये हमेशा x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, यानी कि क्या, डेल्टा x। आप समझें, चेंज को क्या नाम दिया हमने मैथ्स में, डेल्टा, तो ये x का डेल्टा है। डिस्प्लेसमेंट इफ द केस इज वन डायमेंशनल और वो वन डायमेंशनल x एक्सिस है, तो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x। और टाइम इंटरवल, कोई इनिशियल इंस्टेंट है कोई फाइनल इंस्टेंट है, तो ये क्या है, डेल्टा t। तो वन डायमेंशन केस इज वेरी वेरी कॉमन। तो आप समझें कि जब भी इस ऐसे केस में आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी तो एवरेज वेलोसिटी होनी है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और जैसे एक एग्जांपल देखें, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x axis, x is t to the power 3 minus t square plus 2t, कुछ भी एक वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, और क्वेश्चन है फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी बिना टाइम इंटरवल के डिफाइन हो ही नहीं सकती है, याद रखना इस बात को। इन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2, यानी जो इंटरवल है t इनिशियल 0 एंड t फाइनल 2। ये t इनिशियल कुछ भी हो सकता था, ऐसा भी कह सकते थे कि फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 5। तो t की जो भी इनिशियल वैल्यू दी जाए, 0 1 2 3 कुछ भी, वो t पुट करें तो x आता है। यानी किसी भी t पर x क्या है इस मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो ये रिलेशनशिप है। तो आपको जो भी मूवमेंट्स, जो भी इंस्टेंट्स दिए हैं, उन इंस्टेंट्स के x क्या हैं वो फाइंड आउट कर लेना है फ्रॉम द रिलेशन गिवन। जैसे यहां पर एट t इक्वल टू 0, तो x सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 0 सब हो जाएगा 0, तो x हो जाता है 0। और एट t इक्वल टू 2, तो x सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 2, तो x आ जाता है 8 माइनस 4 प्लस 4, तो x आ जाता है 8। यानी गिवन इंटरवल में जो डेल्टा t है, इट इज t फाइनल माइनस इनिशियल, दैट डेल्टा t इज 2। और जो डेल्टा x है, x फाइनल इज 8, x इनिशियल इज 0, तो डेल्टा x इज 8 माइनस 0, that is 8. So what is average velocity?
It is S by T. S is 8 and it is 2, so it is 4. अब x अगर दिया है मीटर्स में और t दिया है t तो सेकंड, t दिया है सेकंड्स में, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड. x दिया है सेंटीमीटर में, t दिया है सेकंड में, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड. x दिया है किलोमीटर में, t दिया है आवर्स में, तो बन जाएगा किलोमीटर पर आवर. तो अभी हम यूनिट्स को यहाँ बात ही नहीं कर रहे, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि ये कोई 4 यूनिट्स आंसर है. वो यूनिट जैसे दिए जाएंगे वैसा आंसर हो जाएगा. तो समझे इस पॉइंट को कि जब भी एक्स टी, अभी देखो ऐसा भी हो सकता है कि उस एक्स एक्सिस पर, ये एक्स डायरेक्शन है, इस पर चलते हुए हो सकता है वो यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया. तो जो इंटरवल दिया है उसमें वो पता नहीं कितनी बार मूव हो गया है, बट हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ. तो वो हमेशा आपने टी फाइनल पुट करके एक्स फाइनल बना लेना है, टी इनिशियल पुट करके एक्स इनिशियल बना लेना है, और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज एवरेज वेलोसिटी. और अगर ये देखो, जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, समटाइम्स ऐसा रिलेशन हो सकता है कि जो ये डेल्टा एक्स सॉल्व हो ये माइनस आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है. माइनस आंसर आने का मतलब है, ये तो अभी मैग्नीट्यूड की बात की है, वो तो प्लस ही रहता है, बट अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं और मेरा आंसर माइनस आता है, तो माइनस साइन इस एक्सप्रेशन में डायरेक्शन शो करता है. जैसे मैंने कहा कि एक्स एक्सिस में आपके पास ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये नेगेटिव एक्स है, तो ऑब्जेक्ट हो सकता है उसका डिस्प्लेसमेंट इधर आए, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट इधर आए. फाइनल अगर इस तरफ हो गया, इनिशियल इधर हो गया, तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स. तो उस साइन से भी कंफ्यूज नहीं होना है. पॉजिटिव साइन डिनोट्स कि उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, उसका फाइनल इस तरफ है, इनिशियल इस तरफ है. और अगर डिस्प्लेसमेंट ये साइन आता है नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स की तरफ है, यानी फाइनल इधर है और इनिशियल इधर है. हो सकता है दोनों ही एक्स जो सॉल्व किए वो पॉजिटिव हो सकता है दोनों एक्स नेगेटिव हो सकता है एक एक्स पॉजिटिव एक एक्स नेगेटिव हो, क्योंकि तो पोजीशन है ना, एक्स एक्सिस पे कहीं भी मूविंग हो सकते हो आप, आपका किसी मोमेंट पे कोई भी पोजीशन की कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो सकती है. तो सबसे कंफ्यूज नहीं होना है. ये टी पुट कर दिया, पुट करके जो एक्स आ गया वो सॉल्व कर लेना है. टी इनिशियल एक्स इनिशियल, साइन जो आता आने दो, टी फाइनल एक्स फाइनल, जो साइन आता आने दो. फिर एक्स फाइनल, ये बात समझना, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज डेल्टा एक्स, और टी फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा टी. तो कभी भी साइन में गलती नहीं होगी, आपके पास साइन ठीक आएगा. और साइन से क्या पता चलेगा, डायरेक्शन. और जैसे ये एक एग्जांपल किया जिसमें एक्स टी रिलेशन गिवन था, एक्स टी रिलेशन गिवन था, और वहां से हमने एवरेज वेलोसिटी की बात की. लेकिन जब भी कोई एक्स टी रिलेशन है, तो ये तो एक जनरल सी बात है ना मैथ्स की, जैसे y फंक्शन ऑफ x होता है, ऐसे ही x फंक्शन ऑफ t है. तो जब भी y फंक्शन ऑफ x होता है, कोई रिलेशनशिप होती है, तो उसका y वर्सेस x ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. ऐसे ही जब पोजीशन टाइम का फंक्शन है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट हो सकता है. यानी वन डायमेंशनल मोशन का केस जब रहेगा, तो उसका पोजीशन टाइम फंक्शन यानी रिलेशन भी दिया हो सकता है, और हो सकता है कि उसका ग्राफ दिया हो. जैसे एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूविंग है और पोजीशन टाइम ग्राफ उस ऑब्जेक्ट का ये है, ये कोई ग्राफ गिवन है, और इस ग्राफ पर हमें ये t1, ऐसे ही यहां तो ये t सपोज 4 है, और ऐसे ही ये बीच में एक और इंस्टेंट ले लेते हैं, ये 3 है, यहां x शोन है 2, और ये x शोन है 4, और ये x शोन है 5.
तो 3 इंस्टेंट्स के एक्स हमें ग्राफ पे शोन है। ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? जैसे हम यहाँ किसी इंस्टेंट पर क्या एक्स है वो फंक्शन में पुट करके फाइंड आउट करते हैं, ऐसे यहां पर आपको ग्राफ से गिवन है कि इस ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस का फंक्शन क्या है वो हमें नहीं पता। फंक्शन क्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन गिवन ग्राफ से ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि t इक्वल टू 0 पर उसका x 0 है, एट t इक्वल टू 1 उसका x 2 है, एट t इक्वल टू 3 उसका x 4 है, और t इक्वल टू 4 उसका x, ये 3 पर 5 है और ये x 4 है। इस ग्राफ से t1 पर x कितना है 2, t0 पे x कितना है 0, t3 पे x कितना है 5, t4 पे x कितना है 4। अब यहां ऐसा क्वेश्चन बनाना कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अब इसमें बड़े सारे इंटरवल बन सकते हैं कि फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5, सॉरी t इक्वल टू 4। तो हमें कोई मतलब नहीं है कि x कैसे कैसे चेंज हो रहा है। t0 पे x क्या है 0, t4 पे x क्या है 4, तो व्हाट इज डेल्टा x? 4 माइनस 0, 4 माइनस 0। व्हाट इज डेल्टा t? इट इज ऑल्सो 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0, आंसर इज 1। इस इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड्स में, इंटरवल 4 सेकेंड्स में इनिशियल क्या फाइनल क्या, इसका भी सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि उन इंस्टेंट से जैसे t इक्वल टू 0 टू 1 भी 1 सेकेंड इंटरवल है, और 3 टू 4 भी 1 सेकेंड इंटरवल है, लेकिन इस 1 सेकेंड इंटरवल की एवरेज अलग है, इस 1 सेकेंड की अलग है। तो इंटरवल में बिगिनिंग कौन सा है और फाइनल कौन सा है वो बात समझनी। तो 0 से लेकर 4 सेकेंड तक के इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी क्या है? आंसर इज 1। अब इसी में कितने क्वेश्चन बना सकते हैं कि t0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड की एवरेज क्या है? तो t0 पर x है 0 और t1 पे x कितना है 2, तो ये आंसर बनेगा 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, यानी कि ये है 2। ऐसे ही t1 से t3 व्हाट इज द वेलोसिटी? तो t3 पर x है 5 और t1 पे x है 2, तो 5 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1। नाउ 5 माइनस 2 is 3 and 3 minus 1 is 2, 3 by 2 is 1.5। ऐसा कोई भी इंटरवल आपको दिया जा सकता है। अब यही आप एक बात समझो कि ये सब जो केसेस हमने यहाँ डिस्कस किए, इन सब केसेस में जो हमारे पास डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी सॉल्व करके आ रहा था वो पॉजिटिव ही आ रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ एक केस ऐसा बनाऊं कि फ्रॉम t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4, तो t3 पर जो x है एट t इक्वल टू 3 x इज 5 एंड t इक्वल टू 4 x इज 4, यानी आपके पास x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल किया, तो x फाइनल है 4, x इनिशियल है 5 और t फाइनल है 4, x इनिशियल है t इनिशियल है 3, तो ये आपके पास आता है माइनस 1 अपॉन 1, यानी कि माइनस 1। यानी 4, 3 और 4 1 सेकेंड के इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव है, जबकि पहले हमने जो 2-3 केस किए उस हर केस में एवरेज वेलोसिटी क्या थी? पॉजिटिव थी। तो वो प्लस माइनस साइन क्या शो कर रहा है? वो उस एक्स एक्सिस पर जो 2 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शंस को भी साथ में इंडिकेट कर रहा है। तो कभी कभी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन कि इस केस में वो कौन सा इंटरवल है
जिस इंटरवल में वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव है तो वो इंटरवल है 3 to 4। ऐसे ही सपोज यहां ये भी दिया है कि ये 2t = 2, ये टाइम एक्सिस है 1 2 3 4 और ये एक्स एक्सिस है, तो t = 2 पर x है 4। तो यहां से आप समझे कि सपोज क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि इंटरवल जो है 2 से 4 तक लेना है, कि आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करिए 2 to 4। तो t = 2 पर x कितना था, 4 था। t = 4 पे x कितना है, वो भी 4 है। यानी कि आपके पास ये दोनों x तो सेम ही हैं, तो इस केस में x फाइनल भी है 4, x इनिशियल भी है 4 और टाइम है 4 - 2, यानी ये आंसर आ गया 0। तो हमें फंक्शन दे करके एवरेज पूछना और बहुत बार पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया होता है। अभी समझेंगे कि ये इस तरह का ग्राफ हम उस टाइप की मोशन के लिए प्लॉट नहीं कर पाते हैं जो कोई कर्व में कुछ सर्कल में घूम रहा है। ये एक पोजीशन, एक वैल्यू है x, और x चेंजिंग विद टाइम। जब कोई 2 डायमेंशनल मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन है, तो उसके तो x y भी चेंजिंग, x भी चेंजिंग, y भी चेंजिंग, और 3 डायमेंशन में x y z तीनों चेंजिंग। तो वहां पर फिर x अलग ग्राफ होगा, yt अलग ग्राफ होगा, zt अलग होगा। एक ही ग्राफ में सब कोऑर्डिनेट शो नहीं हो पाएंगे। ये ग्राफ एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट का वेरिएशन विद टाइम शो करता है। तो एवरेज वेलोसिटी को थोड़ा सा और डिटेल में हमने आज पढ़ा है, तो इसका असाइनमेंट भी आपको साथ में दिया जा रहा है, उसको पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे। जो भी आपको मटेरियल क्लास के साथ प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, बहुत बार हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग सकता है कि ये जो चीज़ हमने पढ़ी ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई खास नहीं है। बट एक बात आप समझें कि ये आसान आसान करते करते ही हमें डिफिकल्ट में एंटर होना है। आपको जो जो भी पाथ से मैं लेके जा रहा हूँ, जो जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप उसको ज़रूर करें। आप अभी नहीं करेंगे और जब ये बात आगे चल के जाएगी और एडवांस कहीं आ जाएगी और आपने प्रायर प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो फिर आपसे होगा नहीं, और उस दिन आप ये कंप्लेंट करेंगे कि फिजिक्स तो समझ में नहीं आ रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स के नहीं समझ में आने का रीजन ये होता है कि हम उसको जिस जिस तरह से साथ साथ पढ़ाया जा रहा है पढ़ते ही नहीं है। हम जिस दिन वो डिफिकल्ट कहीं कुछ चीज लगने लगती है उस दिन थोड़ा सिंसियर होते हैं, बट उस दिन तक हमारा बेस बना नहीं होता है, तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सारी बात एक प्रोसेस से होकर के आनी थी, वो अब किसी भी तरीके से जल्दी से समझाई नहीं जा सकती। तो जो भी चीज मैं आपको करा रहा हूं उसको आप सिंसियरली करिए, जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं उसको सिंसियरली करिए। हर चीज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। वो आपको जब पूरा चैप्टर खत्म होता है ना इन टोटलिटी, तब जाके समझ में आती है ये बात।